अपने इस बिजी शेड्यूल में एक दिन उन्होंने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया है जस्ट कि हम अपने आईएसडी के स्टाफ के साथ उसे इंटरेक्ट कर पाएँ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे एमपी मैडम का, जिन्होंने उनको बोला कि सर कुछ हमारे ऑफिसर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, स्टाफ के साथ इंटरेक्ट कीजिए सो दैट उनके व्यक्तिगत तौर पे उनका विकास हो सके, साथ साथ कुछ जो आपके प्रोफेशनल लेवल में हो, इंडिविजुअल लेवल में हो, उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस हो, उसके ऊपर कुछ उनका हेल्प कर सके। तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि सर किसी और काम से आए, लेकिन साथ साथ हमारे हमारे क्या बोलते हैं भौतिक विकास के लिए, हमारे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कुछ इनपुट दें और हम उससे कुछ सीखें। तो इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैडम एमपी बहुत बहुत धन्यवाद। सो पीके सर, प्रोफेसर पीके शर्मा के बारे में, शर्मा जी के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। वो मैनेजमेंट प्रोफेसर रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट में क्या होता है वेरियस टॉपिक्स, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में बातचीत की जाती है, जो आदमी के व्यक्तिगत और क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र में और बौद्धिक और मानसिक तौर पे जो आप वृद्धि कर सकते हैं ना, फिजिक आई मीन उससे क्या बोलते हैं प्रोफेशनल एज वेल इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो सर जो आज टॉपिक है वो टॉपिक दिया डिकोडिंग एथिकल बिहेवियर। एथिकल सबको पता है कि जीवन में मूल्य हमारा एक आधार होती है, जिसके ऊपर सारी पर्सनैलिटी हमारी डिपेंड करती है। चाहे आप प्रोफेशनल तौर पे बात करें, चाहे आप व्यक्तिगत तौर पे बात करें, चाहे आप फैमिली यानी पारिवारिक रूप से बात करें, तो व्यक्ति के विकास में चाहे वो मैंने बताया मानसिक हो या किसी और तरह का हो, उस मूल्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये मूल्य ऐसे जटिल चीज़ें हैं कि जो हर कोई नहीं समझ पाता। कहने का मतलब है एक सिस्टम में हर चीज़ें काम करते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम एक चीज़ें समझाते दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक कंप्यूटर के सिस्टम में काम करते हैं, अगर सिस्टम से चीज़ें बाहर चली जाती है सारी बिखर जाती है। अगर हमारी बीज होती है जो नसें होती है, खून का दौरा उसी में चलना चाहिए, उससे बाहर चला जाए तो पंक्चर हो जाता है, पंक्चर होता है सारे सिस्टम में जहर फैल जाता है। उसी तरह से हमें देखना है कि किस सिस्टम में हमें चलना है और उस सिस्टम को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है कि सारा सिस्टम में व्यवस्था जो है, चाहे वो कार्य क्षेत्र की व्यवस्था हो, चाहे वो एक टेक्निकल कंप्यूटर की क्षेत्र हो, सर किसी के लिए सिस्टम भी हो जाना जरूरी है। तो वहीं पर एथिकल जो बिहेवियर है वो बहुत बड़ा योगदान देता है या उसका महत्व होता है। सर ओवर टू यू, आप बोलिए, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चूँकि मेरी क्वालिफिकेशन तो उतनी है जितनी आप लोगों की है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन शायद यहाँ जितने लोग बैठे उन सब के मुकाबले अनुभव मेरे को नंबर्स में ज़्यादा है। मैं वॉल्यूम की तो नहीं कह सकता, 40-43 साल का जो है टीचिंग का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, वो अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा। हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य रहता है कि हमारी आजीविका का उपार्जन हो, जिससे हमारे जो दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, परिवार का है, समाज के दूसरे अगर उनके प्रति उसका निर्वहन हो। उनके निर्वहन के करते समय हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल। क्या है ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल लैंग्वेज क्या है? इंडिविजुअल अपनी सेवाएं देगा, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्ले करेगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो इंडिविजुअल है वो नौकरी ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तब तक वो जो रहता है ज्वाइन करने के बाद में दूसरा बिहेवियर बदल जाता है उसका। और इस बिहेवियर में एक जो सबसे बड़ी आती है कि कई प्रकार की समस्याएं भी जुड़ी रहती है। वो समस्याएं परसीव्ड प्रॉब्लम ज़्यादा है, कुछ होती नहीं है रियलिटी में। तो कुछ तो रियलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परसीव्ड प्रॉब्लम्स हैं, और दोनों की प्रॉब्लम्स को इतना बढ़ा देता है कि उसको लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो जिस पर्पस के लिए वो आया था कि मैं यहाँ पर रोजी रोटी कमाऊँगा और इसके बदले में मुझे ऑर्गेनाइजेशन वेजेस देगा, सैलरी देगा, प्रमोशन देगा, मेरा वर्क कल्चर बनाएगा, मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन देगा, ये इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती है। आता क्या है कुछ समय बाद में, या तो इमीडिएटली या आने से पहले परसीव्ड नोशन लेके आता है कि साहब मैं वहाँ पर भी संतुष्ट रहने वाला नहीं हूँ, तो मुझे ये दे नहीं सकेगा, मैं तो थोड़े समय के लिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लाया मैं चल दूँगा यहाँ से।
इसके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, वो मेरे को भी रही है, आपको भी है, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो क्या एन्यूमरेट कर सकते हैं, व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, दोज इश्यूज विच आर देयर, विच आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, माइंड बॉगलिंग एक सिचुएशन बन जाती है। बता सकते हैं आप क्या प्रॉब्लम्स होती है? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे 43 साल का अनुभव है, आपको भी कुछ सालों का अनुभव होगा, तो ऐसी को प्रॉब्लम मैं आप इसको यूँ भूल जाइए कि ये हम लोग कोई हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बताइए क्या प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे अभी कई ने देखा है, कई जो है लोकेश से 8:30 बजे भी एंटर कर गए, कई जो है 10 बजे तक एंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती है जो साथ लेके आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो यहाँ लगता है कि यार वहाँ जाके वही चेहरे, वही मोरे, वही लोग, वही डायरेक्टर, वही नेशनल प्रेसिडेंट, वही एनसी मेंबर, वही पीके शर्मा, तो इसलिए इसको हाउ टू गेट इट ऑफ दैट, ऐसा होता है। ऐसा कुछ बताएंगे क्या प्रॉब्लम, क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या एंग्जाइटी है, क्या हो सकता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं हंसते हंसते आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स का बर्डन साथ लेके चलते हैं, हम लोग बोझा भी साथ लेके चलते जब जाते हैं। तब आपका टाइम तो भले 6 बजे तक का है, लेकिन कोई 7 बजे 8 बजे तक रहते हैं, यार ये रोजाना का काम है, यहाँ 6 बजे का टाइम लेकिन 8 बजे तक जाते रहते हैं, कोई ना कोई इवेंट्स होती रहती है, ऐसा कुछ लगता है ना आपको? तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे महसूस करते हैं क्या आप लोग? ये कोई असेसमेंट नहीं है, ये मेरा लेक्चर है। ये भूल जाइए कि एक बार को आप आईएएस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन यू गो देयर इज ए सम डिग्री ऑफ प्रॉब्लम, some sort of problems are there which you encounter during the course of your interaction. Anybody? सर जैसे किसी दिन कुछ काम सोच कर आए, आज ये काम करना है, ओके, काम नहीं हो पाता है, फिर वो नहीं हो पाता तो उसकी टेंशन मेरे साथ रहती है। आपके होता है टेंशन, राइट। और क्या होता है? कम्युनिकेशन का हाँ, कम्युनिकेशन कैसे मतलब? सब बोलते हैं लेकिन वो वाला वो जैसे हम लोग चाहते हैं वो होता नहीं है, फिर इधर उधर हो जाता है। कम्युनिकेशन डेफिसिट, जो हम चाहते हैं कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या जो अगला जो बोल रहा हो हम समझ नहीं पाते हैं। और क्या प्रॉब्लम होती है? अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ नहीं रहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ नहीं रहा है। इन सब कारणों से एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है? आपने यहाँ पर ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को तनख्वाह लेने के लिए, और आपने एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम को जन्म दे दिया। यू केम हियर फॉर रिवार्ड एंड द इंडिविजुअल इज नाउ सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, टेंशन, कम्युनिकेशन डेफिसिट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईवीएस प्रॉब्लम होती है ना। तो आप तो आए थे कि हम पाने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन आपको तकलीफें ज़्यादा दी है, तो कितने समय तक चलेगी ये चीज़ें? जब भी मौका लगेगा एग्जिट कर जाएंगे। कई लोग गए यहाँ से, हम भी इस तरह से कई बार मौका लगा, प्रमोशन मेरा अटका हुआ है, छोड़ा, चल दिए। ये जो इंडिविजुअल है ये किसी की बकौती नहीं है, ये मेरी बकौती है। इंडिविजुअल मेरी साइकोलॉजिकल, मेरी लर्निंग, मेरी मोटिवेशन, मेरा परसेप्शन, मेरा एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या हटे कि मेरी बात मेरी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें। जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्बेंस होती है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन तनख्वाह दे रहा था वो तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ती है, आप लोगों को किसी साइकेट्रिक से डिस्कस करना पड़ता है, किसी साधु सन्यासी वाला की मेडिटेशन सीखना पड़ता है कि सर यार मेडिटेशन तो मुझे पता है, मेरा बहुत स्ट्रेस रहता है, पता नहीं क्या कल्चर, क्या पॉलिटिक्स चलती रहती है, ठीक है। आपको इसका कारण ये है, हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम सारी की सारी वो इट इज विद इन, वी डू नॉट नो हाउ टू लिव विद इन। हमको पता नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग हमारे शरीर के बाहर हम लोग रहना पसंद करते हैं, वो रहना हमको आता ही नहीं है कि हाउ टू लिव विद इन। और जब लिविंग विद इन नहीं होता है तो इट विल कॉज मैनी प्रॉब्लम विच विल कॉज हेल्थ हैजार्ड टू यू, स्वास्थ्य के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका कारण ये है कि हम लोगों का जो एथिकल बिहेवियर है, एथिकल है, वैल्यूज है, हम लोग क्या कि वैल्यूज को समझ ही नहीं पाते हैं, हमारे एथिक्स क्या है समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, अब अभी मनोहर साहब ने काफ़ी बताया एथिकल वैल्यूज और एथिक्स और खूब सारी बातें। आप लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या एथिक्स होती है?
ओके, वेरी गुड, लॉयल्टी। एथिक्स का मतलब लॉयल्टी, ओके। और जब हम एथिक्स की बात करते हैं, यार एथिक्स वाला बंदा है, तो लॉयल्टी, यस। और पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी, हाँ जी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, बोलिए बोलिए, हिंदी में बोलिए। कुछ विश्वास की बात होती है, एथिक्स क्या ये विश्वास तोड़ देता है। तो ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर, ये सारी बातें होती है, ठीक है। हम ये एथिक्स में ये सारी चीजें ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किस में होनी चाहिए, मेरे में या खुद में? प्रॉब्लम ये होती है, यही प्रॉब्लम है। हम ये क्या उम्मीद करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी लोग जो ग्रुप्स में लोग काम कर रहे हैं, दे शुड बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू मी एज फ्रेंड, दे शुड बी ट्रस्टवर्दी, दे शुड बी पंक्चुअल, हु दे। ये 3 प्रश्न आपको भी तो करने हैं। यू शुड बी ट्रस्टवर्दी, यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी इंटीग्रेटेड पर्सन, हैविंग इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, कैरेक्टर वाइज यू शुड बी साउंड। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आदमी का जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इतना मजबूत होता है। जो लोकस ऑफ कंट्रोल एक लैंग्वेज होती है साइकोलॉजी में यूज करते हैं, वो ये है कि जितने भी अच्छी चीजें हो रही है यहाँ पर, मेरी ग्रोथ, मेरी पर्सनैलिटी, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज बोलता हूँ, मैं हूँ। और मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए दूसरा जिम्मेदार है। मेरा प्रमोशन जो ईडी ने रोक लिया, मेरा जो इंक्रीमेंट रोक लिया, मेरे को जो सस्पेंशन ईडी ने कर दिया, एनपी ने कर दिया, एनपी पॉलिटिक्स है, एनपी पता नहीं क्या बुटर करती है, पीके शर्मा पता नहीं क्या क्या बात करके चले गए। सारी चीजें जो अनहोनी है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो सारे बाहर के लोग करते हैं। और जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा बर्ताव हो रहा है, उसके लिए आई एम ग्रेट, मैं हूँ। मैं पंक्चुअल आता हूँ, बाकी लोग नहीं आते हैं। मैं ट्रस्ट करता हूँ, बाकी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हैं। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो सारी जड़ की प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी इंडिविजुअल में करती है। ये कारण क्या है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो हमारा कमजोर पड़ गया है। हमारी जो एथिक्स है, एथिकल बिहेवियर है, वो कमजोर पड़ गया है। एथिक्स मीन्स वही है, जैसे एथिकल कंसिडरेशन जो है शाश्वत सत्य, सत्य हमेशा विजय होता है, सत्य हमेशा प्रिवेल करता है, और सत्य सात्विक होता है, सत्य सतत होता है। ट्रुथ इज इटर्नल, वो सूरज ईस्ट से उगेंगे, ये सत्य है। चाहे मैं अमेरिका में हूं, और चाहे मैं इंडिया में हूं, चाहे मैं दिल्ली में हूं, चाहे कोटा में हूं, ठीक है, ये सत्य है। अब कोई के साहब हमारा सूरज तो है वो कई बार उत्तर से उग जाता है, कई बार पश्चिम से उग जाता है, आप हंसेंगे ना। सेम यही चीजें हैं। कुछ बेसिक चीजें होती है जो एथिक्स में होती है, वो सार्वभौमिक रूप से सत्य है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 2 तरह का तराजू रखते हैं। जब मैं मेरा वजन इसका करूंगा, असेसमेंट करूंगा, तो मैं अलग तरीके से करूंगा, दूसरे को तोड़ूंगा तो दूसरे को अलग तरीके से तोड़ूंगा। एंड ऑल दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन। और हम लोग क्या है, हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल बोलता है कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है वो ये लोग जिम्मेदार है। प्रश्न ये कि एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज कुछ नहीं है, हालांकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। मैं तो 43 साल से पढ़ा रहा हूँ और 63 ईयर्स की एज है, मैं डिफाइन नहीं कर पाया कि एथिक्स है क्या, वैल्यूज है क्या, अभी तक नहीं डेफिनेशन दे सका। जबकि हमारी क्लास में तो सबसे पहले बच्चे कहते हैं डेफिनेशन बताओ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, इस एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। लेकिन होता क्या है, ये एथिकल जो चीजें हैं वह वही है, वही व्यवहार है जो हम हमारे साथ ट्रीट होना चाहते हैं। हम वही एथिक्स को ठीक मानते हैं जो कि हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। भाई आपके साथ अच्छा होना चाहिए तो आप पहले स्टार्ट तो करिए, दूसरे के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि लोग आपके साथ तो ट्रस्टवर्दी रहें, लेकिन आप ऑथराइज नहीं पॉलिटिक्स करने के लिए के साथ डिस्कस कर देंगे। आप
लोग आप चाहते हैं ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ऑनेस्ट रहें, मेरे साथ कैरेक्टर वर्दीनेस रखें, मेरे साथ ट्रस्ट वर्दीनेस रहें, मेरे साथ ऑनेस्ट रहें, मेरे साथ लॉयल रहें। लॉयल कौन रहे? मेरा ऑर्गेनाइज मेरे साथ लॉयल रहे, मेरी पत्नी मेरे साथ लॉयल रहे, मेरे कलीग्स मेरे साथ लॉयल रहे। हकीकत में क्या है कि वी आर नॉट लॉयल टू अदर्स, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अदर्स टू बी लॉयल टू मी? ये प्रॉब्लम है। और हम लोग इसी में उधेड़-बुन में 24 घंटे का टाइम है, 8 घंटा सोने का, 8 घंटा ऑफिस का, 7-8 घंटे इधर-उधर के कामों में टाइम मिलता नहीं है थोड़ा सा रोकने के लिए। और इसका सीधा कारण ये, इसमें आपका भी गलती नहीं है। गलती इस बात की है, ये हम लोग, मैं जब आपका बोल रहा हूँ मेरे को भी शामिल कर रहा हूँ। गलती ये है कि हम लोगों ने हमारा थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए कि क्या है। जितनी भी जो थॉट प्रोसेस है इस दुनिया में, दो चीजें टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो टेंजिबल चीजें हमको दिखाई देती है, हम लोग सुख ढूंढते हैं बिल्डिंग में, फर्नीचर में, मकान में, गाड़ी में, घोड़े में, तनख्वाह में, प्रमोशन में, सुंदरता में। सुख है ही नहीं वहां। सुख जिसको ब्लिस बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, वो तो आपके अंदर है। अब अंदर वाले को हम लोग भूल गए। इतने हम लोग जो गाड़ी घोड़ों में फंस गए हैं कि उसको बेचारे राम को भूल गए। ये कौन है? हम कहते हैं यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जैसा ब्रह्मांड है वो शक्ति मेरे में निहित है। मैं परमात्मा का अंश आत्मा। कहने को भी अच्छी लगती है और हकीकत में है भी। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मांड आपको छोड़ता नहीं, परमात्मा आपको नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे चलती रहेंगी। कहने का तात्पर्य कि सारा का सारा खेल माइंड का है। माइंड का मतलब माइंड को, आपको जितनी भी इम्प्योरिटीज आपके माइंड में होगी, इट विल स्टार्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर माइंड। इम्प्योरिटीज क्या है? मैं थोड़ा धर्म की तरफ जाना पसंद करूंगा। धर्म में बोला जाता है कि हमारे 17 प्रकार की कुरीतियां हैं, अवगुण है जो हमारे में विद्यमान है। विद्यमान शरीर में नहीं, शरीर में अगर कैंसर हो गया तो उसको सर्जिकल ऑपरेशन करके काटा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो इस माइंड में है, ब्रेन में भी नहीं है। अगर ब्रेन में होता, ब्रेन टेंजिबल एंटाइटी है, दिखता है, फिजिकल है। माइंड तो इंटेंजिबल है, फिजिकल नहीं है, इमोशनल है। अब इस माइंड में इम्प्योरिटीज क्या है? काउंट करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जितनी भी खराब बातें हैं, और हम लोग जो हमारे व्यवहार में आते हैं इन सभी बातों की प्रैक्टिस खूब करते हैं। क्या समझ रखा? मेरे को क्या गुस्सा नहीं आता क्या? अरे भैया अगला तो कह के चला गया, और आपने जो निम्न स्तरीय जो हरकत है वो क्रोध की वो कर ली, उसके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने वो क्रोध करके अपनी, एक बार जब क्रोध करता है तो कम से कम हजारों तरह की सेल्स डेड हो जाती है बायोलॉजिकली। सारी सेल जो खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है तो चीजें ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो वो वहां पर कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इट लीड्स टू मेक यू कैंसरस पेशेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सैलरी लेने के लिए आए, जिस कलीग के साथ काम करने के लिए आए, वो तो करके चला गया। ISAD पिछले 1969 से चल रही है, 53 ईयर से चल रहा है। ISAD का कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ पर लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस व्यवहार की वजह से कैंसर के पेशेंट होकर चले गए, ऊपर पहुंच गए, वो ISAD इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग जिम्मेदार है कि मेरे को किसी ने गुस्सा कराया, मैं ओपन के बाहर आ गया, गुस्सा कर लिया, मेरा प्रमोशन दिया, मेरा इंक्रीमेंट लगा, मेरे को सैलरी नहीं मिली, मेरे को प्रताड़ित किया, मेरे को शो कॉज नोटिस दिया, मैंने गुस्सा कर लिया, और गुस्सा करके हजारों तरह की सेल से आपने मार ली, और दैट स्टार्ट्स क्रीपिंग एज कैंसर। ठीक है, ये सारी जो 17 प्रकार की बीमारियां हैं वो हमारे इम्प्योरिटी के रूप में हमारे माइंड में रहती है। माइंड को फिजिकल टर्म्स में देखें तो माइंड को समझने के लिए, ये माइंड का वैसे मतलब होता है चित्त, लेकिन समझने के लिए हम इसको यूं करेंगे। माइंड को हम लोग यहाँ ब्रेन से ले लेते हैं। ब्रेन में 2 प्रकार के हेमिस्फीयर है। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिक की बात करता है, 2 + 2 4, और राइट हेमिस्फीयर है वो इमोशंस की बात करता है। वो कहें अच्छा कौन है, इमोशनल कौन है, 2 + 2 5 हो सकता है क्या? पिकासो की पेंटिंग में चीजें प्यार करते हुए दिखा सकता है क्या कोई? या मैं जो प्यार कर रहा हूँ क्या मुझे विजुअलाइजेशन हो रहा है क्या? ज्यादातर हम लोग उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर जो लॉजिक की बात करते हैं, हम लोगों की एजुकेशन सिस्टम है, हम लोगों के जो वर्किंग स्टाइल है,
हम लोगों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ सिखाया कि आपको क्या करना, आपको 2 पैसे के लिए, 2 पेट भरने के लिए जिंदा रहना है। लेफ्ट हेमिस्फीयर में ट्रेनिंग हो गई हमारी। हमने जो राइट हेमिस्फीयर है उसको तो सोचना छोड़ ही दिया। अरे भैया, प्रेम भी है, वात्सल्य भी है, ममता भी है, ये वाली ममता नहीं, वात्सल्य, ममता, प्रेम, दया, करुणा, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हम तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और रिजल्ट क्या है, आप उस माँ की कल्पना करो। माँ जब बच्चे को, छोटे को पालती है तो बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है। वो जब 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का होता है तो समझ लेता है कि जो स्पर्श में कर रहा हूँ वो किसका स्पर्श, वो माँ को समझता है। परमात्मा ने भी ऐसी शक्ति दी है कि परमात्मा अपने इस आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, कनेक्टेड है। लेकिन हम लोगों की तपस्या, हम लोगों का संवाद, हमारा समझ खत्म हो गई है, इसलिए हम उस परमात्मा को नहीं, वो परमात्मा हम भूल गए। परमात्मा वो आपको याद रहता है, वो उस माँ की तरह से है। बेटा अगर शराब भी पीता है, पिता से छुपा के उसको रात को घर डाल देती है कि भैया अपने पिताजी को बता, डांटेंगे। बेटा अगर कोई बीमारी करता है, गलत काम करता है, तो भी उसको माँ उसको प्रोटेक्ट करती है। परमात्मा है ना, माँ तो परमात्मा है, हमारे भगवान भी यही करता है। लेकिन जब अंत तो गतवा, जब बच्चा सुधरता नहीं है तो माँ कहती है बेटा तू, तेरी गति मरेगा, तू, तेरी आदतें खराब हो गई है तो तेरी मृत्यु होगी, जो कुछ होगा तू, उसके लिए तू जिम्मेदार है। मैं तो मेरी माँ हूँ, ऐसा ही होके मैं पड़ी रहूंगी। परमात्मा भी ऐसा सोचता है कि मैंने तो एक आत्मस्वरूप को भेजा था आनंद लेने के लिए। किसके लिए? सत्य चित्त आनंद। सच्चिदानंद को ये बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। सत्य, सत्य का मतलब सत्य, चित्त वृत्ति जो मनुष्य की है, और आनंद। ये शरीर तो आनंद के लिए भेजा गया था, और आप किस में चले गए? सच्चिदानंद का मतलब आनंद का मतलब ये कि दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, ममता के लिए, वात्सल्य के लिए, धर्म के लिए, दान के लिए भेजा था आपको। और कहा आप कहां चले गए? राग, द्वेष, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तमाम जो नेगेटिव चीजें हैं वो हमारे साथ में आ गए, और हम लोग उनको पुष्पित फलवित करना लगे। चलो कोई बात नहीं, आज उसने मेरे को दबाया, मौका है तो मौका ने ऐसा रगड़ूंगा, ऐसा रगड़ूंगा, पता ही नहीं चलेगा। तो फाइलें क्या है, जब ऑफिस की फाइलें चलती है तो पैरल एक दूसरी फाइल में चलती है। कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट उसमें कागज फाड़ जीरोक्स करिएगा, तो फाइलें चलती है। अरे भैया किसके लिए कर रहे हो? आईएसडी यही है, यही रहेगी। आप आए और ये जो बोझ, जो अनएथिकल बिहेवियर का आप साथ लेके जा रहे हो, ये इट में लीड टू मेक यू कैंसरस पेशेंट। टाइम लगता है, तब तक टाइम निकल जाता है, तब तक आपकी उम्र हो जाती है, तब तक आपका समय निकल जाता है, और आप इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। प्रश्न ये है कि एथिक्स क्या है? एथिक्स वही है जो बड़ी सिंपल है, डिफाइन करना मुश्किल है लेकिन समझना बहुत आसान है। क्या है? किसी दूसरे के साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने लिए चाहते हो। अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि लोग आपको प्रेम करें, लोग आपके साथ ट्रस्ट करें, तो दूसरों के साथ शुरू कर दो। मैं क्यों करूं इसके साथ, नहीं तो मेरे साथ ट्रस्ट करें। अरे डोंट डू यार, आप तो शुरुआत करो, आप तो प्रेम करो। माँ करती है ना प्रेम, माँ बच्चे के साथ प्रेम करती है, बच्चा नहीं करता है उतना प्रेम माँ के प्रति, माँ बाप के प्रति। और हम लोग एक भारत में जब एक बड़ा गलत कंसेप्ट आ गया कि हम लोग कहते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें बच्चों की पढ़ाई पे, वो बच्चों की परवरिश नहीं करें, वो करें it is good investment to send my kids in Dehradun school, Doon school. It is good investment that I send my kids to IIT. इसका हम लोग डेस्टिनेशन पर बात करें कि IIT में भेज दिया, लेकिन इसी प्रोसेस को नहीं जान रहे। प्रोसेस क्या है? गांव की खेती, घर की जमीन जायदाद बेच के बच्चों को कोटा पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए भेजते हैं, केवल पढ़ाने के लिए कि 12वीं के बाद में IIT में एडमिशन ले। IIT में एडमिशन लेने के बाद में बच्चा जाता है IIT में, IIT करता है, बाद में जाता है अमेरिका सेटल होता है, वहाँ किसी गोरी मैम के प्रेम भाव में रहता है, शादी कर लेता है, और फिर वो पहले तो शुरू में 1 साल में एक बार आता है माता पिता से मिलने। जब उसकी प्रेमिका कहती है कि नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर हो गया वहाँ इंडिया में, 1-2 लाख का खर्च होता है। वाई डोंट यू गिव ए कॉल टू देम वीकली? फिर सप्ताह में बात करो, सप्ताह में बात होती है, फिर क्या महीनों में बात होती है, फिर लंबा समय गुजरता है, फिर हैप्पी न्यू ईयर पे या बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड्स आने लगते हैं, डेरा हैप्पी बर्थडे। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, खेती बेच दी, जमीन बेच दी, जवानी बेच दी, घर बेच दिया, सब कुछ बेचने के बाद बेटे को आपने IIT करके वहाँ भेजा,
इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है? जीरो, बिग जीरो। हमें इसलिए मालूम कि हमें वर्च्यूज के नहीं, हम लोगों ने जो आपकी जो 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 टेंडेंसीज है फिजिकल बीइंग में हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि बच्चा आईआईटी करेगा, बच्चा अमेरिका जाए, लोग पड़ोस वाले कहेंगे क्या यार जोरदार, क्या बच्चों की प्रोग्रेस की है। इट इज नॉट प्रोग्रेस। बच्चों में जो प्रोग्रेस है वो है आपको संस्कार किस तरह के देते हैं, बच्चों में किस तरह के संस्कार मिलते हैं। मैं एक सीधी सी बात बताऊं, प्रश्न ये है कि सब आप जितनी ये बातें करें तो साधु सन्यासी वाली बातें करती, साधु सदगृहस्थी हमें क्या चाहिए? माइंड यू अगेन, साधु हो या ग्रस्त हो, आप जैसे हो या हम जैसे हो, हर एक व्यक्ति में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसी है। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें तामसिक गुण है, राजसिक गुण है और सात्विक गुण है। यही कारण है कि जब अंगुलीमाल डकैत बुद्ध की शरण में जाता है तो वो जो लोगों को मारने के लिए उसकी माला, अंगुलियों से माला पहनता है। बुद्ध भगवान को इसलिए मारने लगा कि इसकी भी मैं उंगलियां काट के मैं यहाँ पर माला पहनूंगा, दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा अंगुली मार। लेकिन उसको समझाइश कराई, इसका मतलब समझाइश कराई तो वो भी उनका भिक्षु बन गया, उनको फॉलो करने लगा, बोला मैं भी मैं आपके साथ चलूं। इसका मतलब है कोई डकैत नहीं है, कोई भी डकैत में भी साधुपना है, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, उसमें भी अच्छापन है। और जो अच्छापन है उसको हमको करना चाहिए। जो प्रयास ये होना चाहिए हमारी जो जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, तामसिक क्या करते हैं, जैसे सुअर है, सुअर को आप रसगुल्ला खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, राजी नहीं होता है। तमस जो है वो नीचे की तरफ जाता है, कचरे में, गंदगी में। अब हर एक व्यक्ति में तमस कैसे है? हम सब में तमस का मतलब आलस्य, निद्रा, भय, हम सब में। अगर हमें आलस्य नहीं होगा, नींद नहीं आएगी तो मर जाएंगे हम। आलस्य भी होना जरूरी है। अब नींद का मतलब आलस्य होगा तब जाके नींद आएगी ना। थक हार के जब नींद नहीं आएगी तो उस व्यक्ति से पूछो जिसको नींद नहीं आ रही, दो दिन से नींद उड़ी हुई है। ये तामसिक प्रवृत्तियां व्यक्ति में हैं। राजसिक प्रवृत्तियां, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, ये राजसिक प्रवृत्तियां हैं। राजसिक का मतलब क्षत्रिय धारण कराता, ये धर्म धारण कराता है कि साहब कभी मौका लगने पे गुस्सा भी करना चाहिए। गुस्सा नहीं करेंगे। एक कहानी आती है, एक सांप था तो वो उसको गांव वाले जो बच्चे हैं वो उसको मारते रहते थे उसको। तो एक दिन वो बाबा के पास, यार बाबा के सुन रहा था, मतलब बाबा यार आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, मेरे को ये मारते हैं लोग, मैं क्या करूं, मैं इनको काटूं नहीं तो क्या करूं मैं? तो उनका तुम काटो मत करो, बच्चे नहीं मारेंगे, प्यार करेंगे। तो सांप ने काटना बंद कर दिया। जैसे काटना बंद किया तो क्या हुआ कि बच्चों ने कहा तो काटते ही नहीं है, तो इसको वापस जो है चाहे जैसे उसका खेल लगे, मरोड़ रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, उसके पत्थर मारे हैं, चाकू लगा रहे हैं। तो फिर बाबा के पास गया सन्यासी, बाबा यार आपने मरवा दिया, आपकी बात मान ली मैंने तो, और मेरे को तो निपटा दिया, मर जाऊंगा मैं तो इस तरीके से। तो उनका आपने क्या किया? बोला मैंने काटना बंद कर दिया। बोला बेटा मैंने तुमने यही गलती की, मैंने ये नहीं कहा कि फुफकारना बंद कर देना। फुफकार तो सही, लोगों को बताओ तुम काट नहीं सकते हो, काटना नहीं है, काट सकते हो, काट सकते हो, क्रोध कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो, ये भ्रम तो पैदा करो। अगली बार से वो गया तो काटता किसी को नहीं था, मृत्यु किसी की नहीं होती थी, लेकिन क्या है फुफकार के डराता जरूर था। क्या डराता था? कि कहीं काट नहीं ले। इसलिए हमारे पास में जो तामसिक गुण है, राजसिक गुण, रजस का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति का नहीं होगा तो बॉर्डर पे लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसको स्वाभिमान आना चाहिए, उसको गुस्सा आना चाहिए, उसको क्रोध आना चाहिए, काफी बॉर्डर पे। लेकिन वो गुस्सा इतना नहीं कि साहब गुस्सा इतना कर लो कि सब आप में कैंसर सेल डेवलप हो जाए। हम लोग तो क्या यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ गुस्सा इस तरह से करते हैं कि वो हमारे लिए कैंसर बन जाता है। फौजी और सैनिक है ना, वो पूरे राष्ट्र के लिए गुस्सा करता है कि मैं इसको दुश्मन को मार दूंगा। वो छात्र योग, क्षत्रिय योग, क्षत्रिय धर्म व्यक्ति को प्रोफाइल करता है कि वहां पर जाके वो लड़ाई लड़ेगा, अपने दुश्मन को मारेगा। अगर वो शक्ति नहीं होती है तो उसका क्षत्रप खत्म हो जाता है। और सत्व का मतलब जो सत्य है, सत्व का मतलब ये है जो अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण है, दया भाव है, किसी को माफ करना, किसी को आर्ट ऑफ गिविंग। हमारे अनिता जी ने कोटा में एक सेमिनार की सीरीज चलाई, आर्ट ऑफ गिविंग। तो आर्ट ऑफ गिविंग का मतलब जो किसी देने का भाव। क्या दे? मेरे पास कुछ है नहीं, अगर तुम्हारे पास पुराने कपड़े पड़े ना, पिछले 10 सालों से पड़े रखे ढेर सारे कपड़े पड़े, ये गरीबों को बांटो ना, कपड़े आ गए। सर मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास स्माइल है ना, चीज हंस के तो बोलो भाई ये दे दो, हम पैसे थोड़े ना मांग रहे हैं। किसी का सेठ लगा मेरे को तो हंसना भी नहीं आता है, पैसे हैं पैसे दे दो, इस पैसे से लोगों की खुशियां बढ़ जाएगी।
तो अनिता जी ने पूरी मुहिम चलाई। ओम बिरला उस बात के बाद कायल हो गए, हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। तो कई बात है कि वो अनिता को बुलाओ, वो अनिता वो आर्ट ऑफ गिविंग मैंने उनको बुलाओ लेक्चर कराने के लिए। तो ये जो देना तो सीखो, ये सत्व है। माफ करना तो सीखो। हम करेंगे मैं देख लूंगा, कभी माफ करके भी देखो। माँ बच्चे को माफ नहीं करती है। माँ जितना क्रूर व्यवहार करती है बच्चे के साथ, मार देती है थप्पड़ की, अगर वो मिट्टी खा रहा है, अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन थोड़ी बात भूल जाती है, माँ उसको चिपक के खुद रोती है कि मैंने तेरे को गलत मार दिया। ये सत्व के गुण हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि इस सत्व के गुणों को हम लोग प्रमोट करें। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है माइंड का प्योरिफिकेशन हो। माइंड हमारा इम्प्योरिटी से भरा है, हम लोग उसको बार बार डालते हैं। कभी बीके शर्मा ने ये बोल दिया, कभी एनपी ने डाल दिया, कभी इन्होंने बोल दिया, कभी लोकेश ने बोल दिया, सारी चीजें उस पर नेगेटिव चीजों को डालते गए, भर गया वो पूरा, गंदगी हो गई, पूरा डिब्बा भर गया वो। और जब डिब्बा भर जाता है डस्टबिन का तो बदबू देने लगता है। जो आपका प्योर इम्प्योर माइंड है बदबू देने लग गया। हम करें यार मैं तो ठीक हूँ, अरे मैं तुम शारीरिक रूप से ठीक हो, नहा धो के आते हो, बाल बना के आते हो, दाढ़ी बना के आते हो, दिखने में तो ठीक है, लेकिन अंदर कूड़ा भरा हुआ है। इस कूड़े को कैसे निकालो? इसके लिए है प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। घातक होगा, आप अपनी फैमिली को केयर नहीं कर पाएंगे, आप अपने जिनको बिलव्ड है उनको नहीं कर पाएंगे, जिन ऑर्गेनाइज काम करें वहां पर नहीं कर पाएंगे। चलता है सिर्फ, या आदत बन जाती है। क्या होता है बेसिकली एक इंडिविजुअल में, इट इज द स्किल्स, इट इज द एटीट्यूड, इट इज नॉलेज एंड हैबिट। ये चार चीजें महत्वपूर्ण है। स्किल का मतलब जैसे कंप्यूटिंग स्किल आनी चाहिए। अब उसका यूज विशुज आपको करना है। आपको कंप्यूटर का काम जानकार आता है, जानकारी आती है। जैसे कंप्यूटर में जो जानकार है, इनके मुकाबले तो कंप्यूटर ऑपरेटर को ज्यादा जानकारी उसको ये आता है, तो वो कई बार डेटा को साइफर कर देता है। डेटा का प्रॉब्लम आई थी साइंस स्टडी में, लोग कर देते हैं, फाइल को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, पता नहीं साहब फाइल कहाँ गई, हमने सुना है। एंड इट वाज ए डिस्कशन, इट वाज ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन नेशनल काउंसिल मेंबर। कैसा डेटा कहाँ से दें, डेटा गायब हो गए। जब इंक्वायरी कमेटी की बात है तो सारे डेटा वापस आ गए उस सिस्टम में। आप क्या चाह रहे हैं? आर यू लॉयल? Neither you are loyal to yourself, nor to the organization, nor to your friend. You have simply created your importance by misusing the skills you have got. दूसरा है knowledge. आपके पास ज्ञान है। ज्ञान प्योर माइंड में ज्ञान आता है, इम्प्योर माइंड में ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान आपके पास है। ज्ञान का मतलब होता है लोकहित, लोगों को हम लोग फैसिलिटेट करें। और उस लोकहित को आपने रोक करके अगर अपना स्वयं का हित साधन कर लिया, जैसा मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिला तो मैं फाइल में जरूर कर दूंगा। यह फाइल इज प्रॉपर्टी ऑफ आईएसटीडी, फाइल इज प्रॉपर्टी ऑफ आईएसटीडी। इट इज, अब इसका रिजल्ट क्या होता है उसको नहीं पता है। जो कोई भी कर्मचारी जिस संगठन में काम, उसको नहीं पता है असर क्या पड़ता है। जब वो कहता है वो तो सब मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के भाग गई, क्यों भाग गई? इफ यू आर नॉट लॉयल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट इंडिविजुअल लेडी टू बी लॉयल टू यू? वैसे बड़ा कड़वा प्रश्न है, लेकिन प्रकृति अपना काम करती है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बोल दिया कि बेटा तू है कौन, तीर चलाने वाला, लड़ाई करने वाला, ये तो मैं करवाता हूँ। क्योंकि जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ने बोल दिया कि मैं तू तेरे में है क्या लड़ाई करने वाला? तुम तो निमित्त हो, तुम्हें तो अपना कर्म करना है। कर्म क्या है? निष्काम कर्म। आपका एक एग्रीमेंट है, आपका एग्रीमेंट सैलरी के लिए है ना, इससे ज्यादा क्या एग्रीमेंट है आपका? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? क्या फाइलों को इधर उधर करने का एग्रीमेंट है? क्या आपको बातें भी इधर उधर करने का है? आपकी लॉयल्टी, आपकी तनख्वाह जहां से मिल रही वहां होनी चाहिए, या व्यक्ति को गलबैया करते हुए बतानी चाहिए? सर यहाँ पर देखा मैंने, यहाँ नेशनल काउंसिल के कुछ मेंबर्स, वो यहाँ नहीं है कि किसी से मिलते हो, सीधे जाके ऑफिस में क्या चल रहा है आजकल। और हम लोग बड़े खुश होते हैं कि नेशनल ट्रेजरर, नेशनल प्रेसिडेंट हमारे टेबल पे आके बात करता है। अरे भैया तुम लोग मूर्ख हो। वो अपनी केवल जानकारी लेने के लिए घूम रहा है वो, और उसको उसका भी क्या बेचारे का दोष नहीं है। उसका जो तामसिक प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है, उसका तमस इतना हावी है कि वो सत्व की अच्छे की बात नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है कि वो अपने तमस से परेशान है। आपको भी तामसिक कर दिया, और आपको पता ही नहीं है कि भगवान पूंछ कैसे काट देता है। आपको पता नहीं है भगवान के, भाई 2 साल के बच्चे ने क्या पाप किया है कि उसको कैंसर पाया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज होती है? क्या किया उसने? इसलिए कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म का कर्म से जो कर्म किए हुए थे,
वो पिछली बार भोग नहीं पाए थे, जल्दी डेथ हो गई थी, तो अब भोगने पड़ रहे हैं आपको। और इस बार जो दुष्कर्म करेंगे, जो अकर्मण्यता करेंगे, जो पाप करेंगे, जो तामसिक प्रवृत्ति से काम करेंगे, वो आपको इसी जन्म में मिलने वाले हैं। कुछ बच गए तो अगले जन्म में आपको लेने पड़ेगा। प्रश्न ये कि अगला जन्म किसने देगा? ठीक करे हो, अगला जन्म किसने नहीं देगा? ये जन्म तो सुधारो। आप करें कि यार लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी बाजार में नहीं मिलती है, लॉयल्टी को क्रिएट करना पड़ता है। इफ यू कैन नॉट बी लॉयल टू योर वाइफ, हाउ कैन योर वाइफ बी लॉयल टू यू? ये शहरीकरण की समस्या। मैं भी शहर में रहता हूँ। हम अपेक्षा करते हैं कि जो मैं घर से बाहर आऊं तो मेरी बीवी बिल्कुल सती सावित्री की तरह से बात करे, वो रहेगी सती सावित्री की तरह से, प्रोवाइडेड आप जो है ईश्वर शिव की तरह से रहोगे आप। लेकिन आप तो गलबैया करोगे। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत मेच्योर ग्रुप है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इस चीज़ों का। इसको अदरवाइज नहीं लेकिन मैं केवल यहाँ पर जो है काम सूत्र की बातें ज़्यादा बता के चला गया। ये ज्ञान की बात है। ये हमें ये बताना है कि जो वर्चूज हम खुद के लिए ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वही वर्चूज हम दूसरे के करेंगे तो चीज़ें आपको फलीभूत होगी। अब आपका जो प्योरी ज्ञान का सृजन वहाँ होता है जहाँ माइंड प्योर हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब अनुभव, ज्ञान का मतलब वो चीज जो दुनिया का कल्याण करे, लोक हित में हो। आईएसटीडी किसके लिए बना? आईएसटीडी बना था कि लोगों का कल्याण हो, ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों की स्किल बढ़ाएं, लोगों का नॉलेज बढ़ाएं। और यहाँ पर कुछ हम जैसे कुछ लोग अपने हितों में रक्षा, एनजीओ है ना, ठीक है, पैसे का इधर उधर डालो, इधर इसका दारू का पार्टी करो, इसका बिल फर्जी बनाओ, ये सब करो। जब होने लगता है तो उनको पता नहीं है कि भाई साहब आप तो यहाँ पर गुड़ खिला रहे हो, जैसे बच्चा कहाँ पर किसी वैश्यालय में बैठा गुड़ खिला रहा है, पता ही नहीं चल रहा। कहीं दारू पी के वो बेहोश होने पड़ा, उसको पता ही नहीं है। या कहीं कोई लड़कों में गुंडागर्दी करे, उसको चाकू लगा के चलेगा, आपको पता ही नहीं है। ये तो व्यक्तिगत स्तर में बता रहा हूँ मैं। और जब कलेक्टिवली जब चीजें जब डेट्यूरेट होती हैं, जब आपका चरित्र हनन होता है, कैरेक्टर लेस होते हैं, तो सारी चीजें जब आपके बाहर चली जाती है, फिर मैं क्या करूं बाबा जी, सन्यासी जी कोई हाथ देखो मेरा। अरे बाबा जी क्या बताएंगे, तेरे हाथ में तो तेरे को खुद को पता है तुम क्या क्या करके आए हो। मेरे क्योंकि मैं आप लोगों का ज्यादा अनुभव से बोल रहा हूँ। जिस आदमी ने क्रूटेडनेस की है, जिस आदमी ने चीज को नहीं माना है, उसका हास्य बहुत बुरा हुआ है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चलता है, 2 और 2 4 होते हैं, गिव एंड टेक वाली चीज चलती है। दूसरी एक बात और है कि प्योरिफिकेशन कैसे किया जाए। हर एक व्यक्ति में जो चीजें हैं, हमको एक हमारे भारत, हम लोग बहुत लकी हैं, भारत जैसी धरती में पैदा हुए। हमारे यहाँ पर पौराणिक व्यवस्था की गई है कि जीवन कुछ नहीं है, जीवन बहुत सरल है। लोग कहते हैं लाइफ हैज बिकम हेल, नो लाइफ इज हेवन। कैसे? सीधी बात है, 4 हमारे जीवन के स्तंभ है, उनका पालन करके जिंदगी जीना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, किसी संगठन में भी। क्या है वो? चतुष्पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सीधी 4 बातें अगर मान लेता है तो ये धरती स्वर्ग है। और हम 4 बातों को नहीं मानते हैं, केवल प्रोनाउंस करते हैं 4 बातों के लिए रिलेटिव। धर्म क्या है? धर्म का मतलब राइटसनेस। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है। क्या धारण करने योग्य है? हमको लॉयल होना चाहिए, हमको पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हमको ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमको ट्रस्ट होना चाहिए, हमको इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमारी जो आपका कैरेक्टर वो होना चाहिए। ये धारण करने योग्य चीजें हैं। धार्येत धर्म, जो हम धारण कर सके वो धर्म है। अब उसमें हमारी सुविधा से अनुसार व्याख्या करें, साहब ये मैं धारण करूँ, ये धारण नहीं करूँ। ये जो ऑनेस्टी है, मेरा पड़ोसी ऑनेस्टी नहीं, मैं ले रहा हूँ, नहीं, ये आपके लिए बनी है। ये धर्म आपके लिए, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अर्थ का उपार्जन करेंगे। अर्थ का मतलब जिंदगी को चलाने के लिए अर्थ की बड़ी जरूरत है। कॉइन्स चाहिए, सिक्के चाहिए, रुपए चाहिए, मुद्रा चाहिए। मुद्रा के बिना चीजें चलती नहीं है। कुछ समय बाद में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी बंद हो जाता है। अगर ढंग से खुराक नहीं मिलती है, ढंग का डाइट नहीं लेते हैं, तो आपका जो खुराक है वो खत्म हो जाती है, आपका जो ब्लड जो है वो भी रुक जाता है, सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है। इसलिए अर्थ का उपार्जन बहुत जरूरी है। भारत में, संस्कृति में, विरासत में, पुराणों में बातें की गई है। धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अर्थ का उपार्जन करिए और काम का पालन करिए। वो जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स है, दुनिया के जितने भी सुख आनंद, 5 स्टार होटल हमारे आपके लिए बने, रुकिए उसमें, पैसा कमाइए, पैसा धर्म के अनुसार कमाइए।
धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन करिए और 5 स्टार बनिए, हवाई जहाज में उड़िए, अच्छे बंगलों में रहिए, 10 कुत्ते पालिए, 10 गायें पालिए। किसने मना किया आपको? जरूरी नहीं कि बिरला और टाटा ही अधिकृत है, आप और हम भी अधिकृत है। लेकिन क्या है कि हो सकता है उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे कि वो टाटा के घर में पैदा हो गया, लेकिन अब आपके कर्म अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो हो सकता है आपको कुत्ते की जिंदगी इसी जीवन में मिले। उदाहरण के तौर पे धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे, मुकेश अंबानी दुनिया का पैसे वाला, अनिल अंबानी देखते देखते पता ही नहीं चला कहां गया। माल्या जिसने हम सबको हवाई जहाज में यात्रा करना सीखा किंगफिशर के माध्यम से, लेकिन उसकी जो तामसिक प्रवृत्ति इतनी हैवी थी कि 12,000 करोड़ का पंजाब नेशनल बैंक का पैसा साइफन करके ले गया। 12,000 करोड़ किसका पैसा था? 143 करोड़ जनता का पैसा था। वो मेरे हिस्से में 1 पैसा भी आता तो मेरा 1 पैसा ईमानदारी का पैसा था जो मैंने टैक्स के रूप में दिया, और उस 1 पैसे को माल्या चुरा के ले गया। किसके लिए? ऐशो आराम करने के लिए। हमने कहा यार किंगफिशर जैसी फ्लाइट से बड़ा कंफर्टेबल, बहुत शानदार, आनंद आ गया हवाई। उन्होंने यात्रा करना सीखा हम लोगों को फ्रीक्वेंटली। भाई 1,500 रुपए ट्रेन के बजाय 2,500 रुपए में हवाई जहाज में जाओ ना। लेकिन उसके जो कर्म थे, कर्म ये हो गए अब फिर साहब में सांस नहीं आ रही मेरे को, सांस दुबक के फिर आई, भाग रहा है जगह जगह, शरण लेने के लिए भारत सब मना कर रहे हैं उसको। और उसको मालूम है कि साहब मैं भारत मत भेजो, भारत मत भेजना। भारत तो वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, लोग कहते हैं हमको यहाँ जन्म देना, वो कह रहे थे मुझे कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मत भेजना, मुझे मार देंगे, एनकाउंटर कर देगा योगी के साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि इंप्योरिटी जब प्रिवेल करती है तो सारे गलत काम होने शुरू हो जाते हैं। मैं जब हम लोग ऑफिस के साथ रिलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग हमारा जो तमस जो है उसको जागृत करके रखा हुआ है। तरीका क्या है? माइंड को प्योर करने का एक ही तरीका है कि चतुष्पुरुषार्थ का जीवन जिए, 4 जो पिलर्स है, और लास्ट में मैंने बताया मोक्ष। ये किसने मना किया कि भाई सुंदर पत्नी होनी चाहिए? सुंदर पत्नी हो, पत्नी सुंदर तब आएगी, पत्नी गुणवान तब आएगी जब आपकी योग्यता होगी, पढ़े लिखे होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, कमाई वाले होंगे, तो सुंदर भी अच्छी पत्नी आएगी। और अगर महिला के रूप में अगर वो ठीक है तो उसका पति भी उसको अच्छा मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे साहब मैं कुकड़नेस तरीके से, लालू यादव कहेंगे साहब मैं मेरी बेटी को तो किसी अरबपति की शादी करूंगा। भैया अरबपति कर दोगे तो सुख निश्चित करोगे क्या? सबसे ऊपर है स्वीडन है, डेनमार्क है, जहां पर कि 24 घंटे सूरज नहीं उगता है। उनको पता नहीं है भारत में 6 ऋतुएं होती है। वहां पर जो है सूरज देखे समय गुजर जाता है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। हैप्पीनेस इंडेक्स, ब्लिस, आनंद, परम आनंद उनको जो मिल रहा है, इसलिए कि यहाँ पर यूरोप में फ्रीक्वेंटली जाना रहता है, देखती रहती है मेरी, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर चीजें पड़ी रही है। जैसे वहाँ पर क्या है, खेतों में जैसे हमारे यहाँ पर वो बाड़ लगा के ताला लगा के, वहाँ ऐसा नहीं खुले हैं। न कोई जानवर घूमता है, न कुत्ता घूमता है, और आदमी भी जो है किसी ऐसे कोई नहीं डच्ची मार के अंदर नहीं जाएगा। एप्पल खूब पड़े नीचे जमीन पे, बेकार है, कचरा वाले, फिर भी पकड़ने की हिम्मत नहीं उसकी, क्योंकि उनकी एथिक्स इतनी रिच है। हमारे जो स्वर्णकाल था, सतयुग था, उसमें ऐसा ही होता था, सभी सुखी थे। और हमारे इस कलयुग में अभी तो शुरुआत है। भाई कलयुग तो वहां पर भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन वहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए कि वहां पर आनंद के लिए जीते हैं, पैसे के लिए नहीं जीते हैं। इसलिए हमारे एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आती है मैनेजमेंट में। आप समझते होंगे, पेंटर मस्ट पेंट, राइटर मस्ट राइट इफ शी और ही अल्टीमेटली वांट्स टू बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। मौत का कारण उसका नाक है, सूंड है। अगर बाइली के सूंड में वो चींटी घुस गई, मरने का कारण सूंड। इसी प्रकार से पतंगा क्या करता है, कहीं भी जैसे जंगल में दीपक जल रहा है, वो दीपक के पास में आकर तुरंत उस दीपक में जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है, उसके देखने की शक्ति इतनी तेज है। कहीं भी दूर कहीं रोशनी चल रही, रोशनी में आके पतंगा उसमें गिरेगा, उसमें दीपक में जल जाएगा। मौत का कारण हमारे तो भैया 10 दरवाजे हैं मरने के। कौन से? आपकी त्वचा। लोग स्पर्श सुख के लिए त्वचा आपको फील करने के लिए थी, लेकिन आपने इस फील के मुकाबले आपने त्वचा का सुख लेना प्रारंभ कर दिया। ये दिल्ली में जो घटनाक्रम होता है, ये त्वचा का सुख, ये देखने का सुख, ये सूंघने का सुख,
ये जो सुख की जो प्रवृत्तियां विकसित हो गई, ये तो 5 रास्ते तो कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, त्वचा, ये सब मौत के कारण बन जाते हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं भगवान मेरे को अगले जन्म में भी सूरदास बनाना, ताकि जिंदगी में गंदगियां नहीं दे इसको। हम तो करें, ये प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आंखें हैं सुंदर चीजें देखने के लिए है, कुकर्म करने के लिए नहीं है। त्वचा है, स्पर्श सुख लीजिए, लेकिन स्पर्श सुख वही लीजिए जो कि न्यायोचित हो, धार्मिक हो, धर्म के अनुसार हो। इसलिए चतुष्प्रसाद हमके बार बार इंगित करता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पालन करते हुए हमको मोक्ष की तरफ प्रवृत्त करना है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम वहां जाएंगे तो हमको बेहतर हुए मिलेंगी, बिल्कुल नहीं है। कम से कम हमारा उपनिषद पौराणिक धर्म तो ये नहीं बोलता है कि यहाँ पर भैया पुरुषों को हुए मिलेंगे तो स्त्रियों को क्या मिलेगी, उसके लिए कोई जवाब नहीं है भाई। अगर कोई कन्वर्जन कराएगा और उसको बेहतर हुए मिलेंगी, तो जो स्त्रियां जो है, स्त्रियों ने बाप छोड़ने का, उनको भी तो कोई हुरा मिलना चाहिए ना, बेहतर हुरा। बेहतर नहीं तो 36 हुरा तो मिले उसको। भारत में तो मोक्ष का मतलब ये है कि मरने के बाद में एक कल्पना लोक की बात करें तो वह स्वर्ग है, नरक है। हमारे के जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में एक साइकिल की तरह से चलता है। जब तक भगवान के चरणों में समर्पित होकर एसिमिलेट नहीं कर लेता, तब तक उसका जन्म जन्मांतर चलता रहता है। कीट पतंग, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, मनुष्य, इस तरह से उसकी चलती रहती सारी चीज। ऐसा विश्वास हमारे पौराणिक व्यवस्था में देखा मैंने भी। लेकिन ये हमारे पास एक गाइडिंग फैक्टर्स है। जो एथिकल बिहेवियर की जब हम बातचीत करते हैं, हमको बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू लिव विद इन। और लिविंग विद इन का मतलब यह है कि ये सारी चीजें दूसरे जो अपेक्षा करते हैं उसका हम ही को कर लेना चाहिए। तो एक ये वाली बात है। एक और पौराणिक बात आती है, थ्योरी ऑफ संस्कार। जो संस्कार का मतलब है जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, फाइल में जो भी कुछ कागज हम लोग लिखेंगे, डिस्पैच करेंगे, जो जाएगा उसका रिकॉर्ड रहता है ना। हमारे जो संस्कार का जो थ्योरी वो ये बोलती है कि जो कुछ भी आप करेंगे वो इम्प्रिंट छोड़ के जाता है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, इम्प्रिंट क्या लगेगा, कुछ समय बाद में आपको कोई मिलेगा, उनका सब भाऊ जी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने जो गाइडेंस दी उसकी वजह से मैं पहुंच गया, बोलते ना आप उनसे बोलते हैं। वो इम्प्रिंट उसको कितनी खुशी देगा कि मैंने छोटा सा काम पता नहीं कब किया था, पर मैं तो भूल गया। मैंने तो उस बच्चे को राय दी थी कि तुम जाके दिल्ली जाके पढ़ लेना, डीयू में एडमिशन लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। उनके साथ आपने राय दी, मेरा बच्चा आएगा, लाइफ में खुशी देती है आपको। या आपके कर्माशय में जो कर्म इकट्ठे हो रहे हैं वो आपको रिजल्ट दे रहा है आनंद के रूप में। और दूसरा कर्म कोई मिला कि साहब ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं इसको देख लूंगा, तो उसने धीरे से मौका लगा कि साहब 2 गुंडों छोरों को बुलाया, उसको चाकू लगा दिया। ये कर्म आपने किया, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जब समय का पहिया घूमता है तो आपके विटनेस पता नहीं कहां से मिल जाते हैं। सीसीटीवी आपको पता ही नहीं कि सीसीटीवी कैप्चर कर रहा है, आपको पता ही नहीं कि आगे पुलिस वाला खड़ा है, आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जो वो एक आगे जो वो मरते मरते लिख के चला गया कि फला आदमी ने मेरे का मर्डर किया है, वो आपको जेल पहुंचाने के लिए, आपको फांसी लगाने के लिए पर्याप्त सबूत है। ये अब वो सबूत कैसे बनते हैं, ये ऊपर वाली लीला हम लोग नहीं समझते। ये नीली छतरी वाला जो है वो काम करता है इतना कि उसका हमको पता ही नहीं चलता है। जैसे माँ बच्चे की परवरिश करती है, बच्चे को पता ही नहीं रहती कि वो कब बड़ा हो गया, माँ को भी नहीं पता है कि बच्चा कब बड़ा हो गया, लेकिन वो परमात्मा जो है हम लोगों को इस तरीके से परवरिश करता है। इसलिए संस्कार हमेशा ठीक रखने चाहिए। हमारे कर्म जो है संस्कारों के रूप में, इम्प्रिंट के रूप में पड़े रहते हैं। अगर कोई भी काम गलत करेंगे, इसका सीधा एग्जाम्पल है कि कोई भी किसी को धोखा देंगे तो भले जनता के सामने उसने धोखा दे दिया, लेकिन वो खुद जो कहेगा यार मैंने किया तो गलत है। जब अंगुलीमाल डाकू बुद्ध का शरणागत हो जाता है, फॉलोवर बन जाता है, तो हम सब में वो सत्व जिंदा है, तो उस चीज को मानता है वो, उसमें भी कुछ चीजें अच्छी होती है। तो थ्योरी ऑफ कर्म, जो काम करेंगे वो फल मिलेगा। थ्योरी ऑफ संस्कार, कर्मों का इकट्ठा होना। आपका गुण जो गुण धर्म है, तमस सतस रजस, ये सारे हम लोगों को हमको व्यवस्था में मिलेंगे। प्रश्न ये कि आप क्या चीज मानते हैं। ये जो सारी चीजें हम लोग जो देख रहे हैं, ये में हम लोग टीचर्स के साथ प्रॉब्लम ये कि हम लोग जो सिचुएशन में तो उसी का एग्जाम्पल लेके बात कर लेते हैं। मेरा मतलब यहाँ आईएसटीटी के संदर्भ में रिफ्लेक्शन करना नहीं है, मेरा मतलब ये एक समझाने के लिए कि कुछ उदाहरण के, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन इन सब चीजों को अगर हम लोग मानेंगे चीजें, तो ये हमारा जो एथिकल बिहेवियर होगा। एथिक्स वही है जो हम तय करते हैं। धर्म के अनुसार जो अगर एथिक्स की बातें करेंगे, हमको मैंने तो पुराण नहीं पढ़ा है, मैंने उपनिषद नहीं पढ़ा है, लेकिन जो व्यवहार में जो चीजें आई समझ में, जो इधर उधर से देखा सुना,
वो चीज़ समझ में। करना क्या चाहिए, माइंड को प्योर करना चाहिए। कैसे करें, सत्संग। सत्संग कौन, अच्छे लोगों के बीच में। कई बार लोग आडंबर करके अच्छा होने का ढोंग करते हैं, लेकिन आपका ये जो सिक्स सेंस है, विजडम है, वो प्रज्ञावान जो माइंड है उसको अलर्ट रखना चाहिए। बापू आसाराम ने जो धार्मिक बातें कही है, बहुत शानदार बातें कही है धर्म के अनुकूल के, लेकिन उसका व्यक्तिगत आचरण खराब था। हमको उसके व्यक्तिगत आचरण बचाना, लेकिन उसने धार्मिक आध्यात्मिक बातें कही, उसको मानिए। लेकिन अब के वो बदमाश साधु, सारे हिंदुस्तान के हिंदू साधु ऐसे होते हैं। नो, इट इज रॉन्ग। रामदेव भी मिलेंगे, आसाराम बापू भी मिलेंगे, स्वामी रामदेव भी मिलेंगे, श्री श्री भी मिलेंगे, भगवान कृष्ण भी मिलेंगे यहाँ पर। लोग अभी जो आई थी ना फिल्म केरला स्टोरी, वो कहें कृष्ण तुम्हारे भगवान ने तो 16,000 लड़कियों के साथ रहते थे, कैरेक्टरलेस पर्सन। मैं कह रहा हूं कोई 2 पत्नी के साथ रह के बता दे, पत्नी भी छोड़ी, एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड के साथ रह के बता दे क्या हालत होती है उसकी। कृष्ण भगवान का एक भाव था, 16,000 रानी के साथ रहने का एक दृष्टि थी, वो कैपेबल थे। हमको उसके जो उस दृष्टि कुतर्क में जो चीजें हम लोग कन्विंस कर देंगे, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलती। ये कुतर्क है जो तो केरला स्टोरी में जो बातें बताई जा रही है, कितना कुतर्क करते 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 माइंड। और हम लोग सूटेड बूटेड टाई पहन लिया, जो अंग्रेजी बोल लिया या किसी ने बाहर वाले ने बोल दिया कि यार बैकवर्ड यार, सॉरी यू पीपल आर फॉरवर्ड लुकिंग पीपल। हमको आपको मानना चाहिए। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका आपकी तरफ देख रहा है, इधर वृंदावन की तरफ, कि आप लोग क्या करते हैं। मैंने कहा कि मेरा नाम शर्मा है, तो वो शर्मा, व्हाट इज शर्मा? मैंने कहा ब्राह्मण कम्युनिटी। ओ यू आर ब्राह्मण, सो यू नो उपनिषदा, वेदा एंड सुभाषितम समथिंग लाइक। नहीं आता। उनका बट यू आर ब्राह्मण। और 5,000 साल पहले के ब्राह्मण की अपेक्षा लिए बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान के ब्राह्मण से कि तुमको ये जानना चाहिए, आता है कि नहीं। फिर वो मेरे को ले जाता है कि नाउ मीट दिस फेलो, जर्मन स्कॉलर। फिर वो जिस तरह से रिचाई पढ़ता है, मुझे शर्म आने लगी कि हिंदुस्तानी ये है या हिंदुस्तानी नहीं। हमारा जो 75 साल का शिक्षा पद्धति है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो सकता है, लेकिन अब तो आपका राज्य है, आप अपनी व्यवस्थाएं करो, ठीक करो। अब अपने उपनिषदिक पौराणिक बातों को रखो, लेकिन जैसे कहते हैं यार आप तो भाजपा के लगते हो। ये पॉलिटिक्स है ना, ये पॉलिटिक्स आपको डिग्रेड, वही केरला स्टोरी। आपको अपने अस्तित्व से बचाने के लिए सारी चीजें रहेंगी। ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और एथिक्स कुछ नहीं है, एथिक्स इज द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी व्हिच आर टू बी अडेड टू। मोरल स्टैंडर्ड क्या है? जो आपने हमने बनाए हैं, मैंने नहीं, आपने नहीं, हमने मिलजुल कर बनाए हैं, जो कि सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। सभी सुखो, पशु भी, पक्षी भी, पेड़ भी, पौधे भी, मेरे पूर्वज भी, मेरे आगे आने वाले सब सुखी हो। हम तो ऐसी कल्पना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यही पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई भी रोगी नहीं हो, सब सुखी हो, सब आनंद में जुड़ जाए, ऐसी भावना लेके चलते हैं। ऐसी भावना जब आप और हम दोनों मिलकर लेके चलेंगे, तो हमको ये चीजें उधार लाने की जरूरत नहीं है। वी विल बी लॉयल टू ईच अदर। आई विल बी लॉयल टू माय वाइफ एंड माय वाइफ विल बी लॉयल टू मी। आई विल बी लॉयल टू आईएसटी एंड आईएसटी विल बी लॉयल टू मी। पंक्चुअलिटी, टाइम है 24 घंटे का। आप करें मैं बहुत बिजी हूँ, बिल गेट्स से ज्यादा बिजी नहीं हूँ, आप ज्यादा बिजी नहीं हो, मोदी जी से ज्यादा बिजी नहीं हो आप। ट्रस्टवर्दीनेस, सारा खेल ट्रस्ट डेफिसिट का है। आपने किसी को बोल तो दिया, कई बार जैसे हम अभी टिकट का बोलते, लोकेश जी को बोल दिया कि टिकट करा देना, तो वो करा देते हैं। हमारा मन है कि हमारे साथ जो धोखाबाज होता है, हमको यार लोकेश जी टिकट तो करा दिया ना आपने मेरा, उनका करा दिया। फिर मैं जो दूसरे इनके प्रकाश से, उनसे प्रकाश याद कंफर्म करना, लोकेश से करके फिर अनिता को फोन करता हूँ, अनिता जी आप देखिए मेरा टिकट तो हो गया, मैं परेशान नहीं हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास आई एम सराउंडेड बाय डिस्ट्रस्टेड पीपल। अच्छी बात है कि यहाँ आईएसटी में जब ट्रस्टवर्दी लोग हैं तो जानने की जरूरत है। एक बार बोल दिया, काम हो गया। ये इस प्रकार की किसने तय की? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपने, आपका जो एग्रीमेंट है, आपने तय किया कि हमको इस तरह का ट्रस्टवर्दी कल्चर बनाना है।
फोन पे कर दिया, हो गया काम। फाइल लगनी है, फाइल में लग गया कागज। जिसका डिस्ट्रीब्यूट ऐसा है कि कोई व्यक्तिगत अपनी वफादारी निभाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत संबंध जो है वो व्यक्तिगत अपनी जगह है। अगर पिता पुत्र एक ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, बोथ शुड बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अब प्रश्न ये है कि गलत क्या सही क्या है। अगर कई बार क्या डिलेमा होता है कि साहब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऊपर पदाधिकारी बैठे कुछ गलत काम करो, और आप ईमानदार आदमी हो कि साहब गलत काम कैसे करें, तो आप बोलिए साहब मैं चूंकि आपका मातहत हूं मैं काम कर लूंगा, लेकिन साहब ये है तो गलती है। इतने गट्स अगर आप में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगली बार कहेंगे साहब मैं इस बात करो प्लीज, ये मेरे से नहीं होगा, ये फर्जीवाड़ा मेरे से नहीं होगा। कोई इन्फॉर्मेशन लेके साहब प्लीज और कैसे हैं मनोहर जी, यार मेरे को वो पर्सनल फाइल दिखाओ उसकी। तो उनका मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी और को नहीं दिखा रहा हूँ। अरे भाई साहब आपको नहीं, वो सारे सबको ये बोल, मनोहर जी सबको ये बोल रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। नोबडी कैन बी रिलाइड अपॉन, क्योंकि आप संगठन की वजह से आए हैं, संगठन में आपकी रिलेशनशिप है। प्रश्न ये है कि इस माइंड को प्योर कैसे करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ, ठीक है। माइंड को प्योरीफाई करने का सीधा सीधा तरीका ये आपको हमको हमेशा करना चाहिए। एक बहुत आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए आप लोग, आंखें बंद और बिल्कुल ऐसे भाव से जैसे चिपकाना नहीं आंखों को, ऐसे दबाव नहीं देना है, सहज रूप से जैसे हम लोग ध्यान करते हैं उस तरीके से। हाथों को खुला रखिए, हाथों को बांधिए मत, और हाथों को सामने की तरफ जैसे अपनी योग मुद्रा होती है उस तरह से बैठ जाइएगा। घुटनों पे रख लीजिए हाथों को। गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, फिर एक गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, गहरा श्वास लीजिए, फिर धीरे धीरे नाक से श्वास को जाने दीजिए बाहर। बिल्कुल मन हल्का, तन हल्का। कल्पना करिए कि आपका जो ब्रेन है वो जिस सिर में है रखा हुआ है, उस ब्रेन का 1/3 हिस्सा खाली हो रहा है, और उसमें जो उपलब्ध लिक्विड है वो नीचे आते आते 2/3 पे ही रह गया है, 1/3 खाली है आपका हिस्सा। इस खाली हिस्से के बीच में से एक हल्का सा कॉम्पल उड़ के बाहर आ गया सिर के ऊपर। बहुत सुंदर पतला अंकुरित अंकुर पत्ता, जैसे एक कोमल अंकुरित बीज के बाद में जो निकल के आता है पत्ता, उस तरीके से वो पत्ते आपको नजर आ रहे हैं। और पूरी ब्रह्मांड की जो शक्ति है, अच्छाइयाँ हैं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। मंद मंद पवन बह रही है, दूर दराज के जो अणु परमाणु है उनका सौंदर्य बहुत आपके इस कोमल पत्ते को हो रहा है। श्वास को गहरा अंदर लेते हुए पाएंगे कि आपके चेस्ट में जहां पर रिब्स जुड़ती हैं उस सेंट्रल पॉइंट पे आपका आत्मा का निवास है। भागवत गीता में कहा गया है कि यह वह स्थान है जहां पर आत्मा निवास करती है। यहाँ आप देखते हैं कि परमात्मा का अंश आत्मा यहाँ विराजमान है, और आत्मा की विशेषताएं ये है कि वो शाश्वत पूर्णता की ओर अग्रसर है। ये वह आत्मा है जो सतत रूप से आनंद प्राप्त कर रहा है। ये वह आत्मा है जो लगातार आनंद का प्रवाह कर रहा है। इटर्नल परफेक्शन, कांस्टेंट ब्लिस, सेल्फ सफिशिएंट, संपूर्णता यहाँ पर समाहित है। कंप्लीट वननेस,
ये परमात्मा के अंश के रूप में ऐसी यूनियन है, पूर्ण संपूर्ण एक जैसे एक में खो रहे हैं, कंप्लीट वननेस विद सुप्रीम। आप इसको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आत्मा को आपको देख करके, सुन करके, स्पर्श करके अच्छा लग रहा है। अब इस आत्म स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आए और ऐसा रखें सामने जैसे एक पुष्प गुच्छ है, बहुत खुशबूदार, बहुत सुंदर पुष्प गुच्छ के ऊपर उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को विराजित कर दें। कॉमन हिस्से पे यहाँ पर विराजमान है और यह यहाँ पर विराजमान करने के बाद में अब वापिस अपने ध्यान को यहाँ पर आत्मा के रिक्त स्थान में लेके आइए और उस स्थान पर देखें कि अब आपका जो वॉल्यूम, आपका नीचे का जो हिस्सा है, जो कि एक जो मलमूत्र त्यागने के जैसी स्थिति बनती है, तो वहां पर जितनी भी गंदगियां हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ये समस्त बातें आपके द्वारा विसर्जित की जा रही हैं। जिस प्रकार से आप अपच को, अवशेषों को मलमूत्र के माध्यम से विसर्जित कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, इसी प्रकार से समस्त प्रकार की इम्प्योरिटीज है, आप नीचे से उसका विसर्जन कर रहे हैं और हल्का महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे प्योरिटीज आपके में विद्यमान है, वापिस ऊपर की तरफ आए और जहां पर आत्म स्वरूप विराजमान थे वहां पर अपना ध्यान ले जाते हैं और पुष्प गुच्छ से उठा करके उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को वापस रिब्स के पास ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। जो यहाँ पर एक मस्तिष्क का 1/3 हिस्सा खाली था, धीरे धीरे उसको भरना शुरू करिए। उस लिक्विड से भरते भरते संपूर्णता की ओर जाइए और आपका ब्रेन पूर्ण रूप से भर गया है। अब आप देखेंगे कि मन बहुत हल्का हो रहा है और इस मन शांत भाव से दूर दराज की आवाजें भी आपको सुनाई दे रही है। चिड़िया चहक रही है, पंखे की आवाज आ रही है, कहीं कोई हलचल है आपको दूर से भी सुनाई देती है। अब आप धीरे धीरे आंखों को खोलिए और हाथों को मलते हुए आंखों पर लगाइए। उसमें जो ऊर्जा गर्म है उसको महसूस करिए। मैं मेरी बात को एक कहानी के साथ खत्म करूंगा। कहानी इस प्रकार से है। पहले एक राजा ने किसी दूसरे राजा को बंदी बना लिया और बड़ा पराक्रमी राजा था जिसको बंदी बनाया। जैसे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को 17 बार उससे हारने के बाद में 18वें बार जब मोहम्मद गौरी ने उसको अपने आप को उसको कैद कर लिया तो अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था काबुल। उसी प्रकार से उस राजा ने, उस पराक्रमी राजा को एक गहरे कुएं में रख लिया। बोला ये और तो कहीं निकल जाएगा, राजा बहुत पराक्रमी है, इसलिए 100 फीट गहरे कुएं में उसको डाल दिया और 10-15 दिन के बाद वहीं उसका रोटी पानी सब व्यवस्थाएं, उसका विसर्जन सब वहीं पर होता। जब उसका अंतिम दिन आया कि जब अब आपको फांसी पर लगाया जाएगा तो उसने पूछा कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो इसने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक बार रात्रि में मेरी पत्नी मेरे को मिलने के लिए आए। उनका ये संभव नहीं है तो उनका वो मेरे को देख लें केवल। उसको व्यवस्था की गई, पत्नी उसकी आई और वहां पर उसने क्या किया कि अपने साथ में विदुषी थी पत्नी, राजा की पत्नी, वहां पर उसमें एक साथ में रेशम का कीड़ा लेके आए और रेशम के कीड़े को उसने जो मुंडेर पे खड़ी होकर के उसने वहां पर नीचे की तरफ उसका मुंह करके नीचे उसको छोड़ दिया और धीरे धीरे रेशम का कीड़ा नीचे पहुंचता है। राजा ने उसका एक हिस्से को नीचे को अलग दबाया मुंह से और उसको वापस मुंह मोड़ दिया। मोड़ दे के ऊपर चला गया वापस। रानी ने फिर उसको नीचे कर दिया। ये करीब 10-20-50 बार उसके जब आवागमन हुआ तब तक वो बहुत बड़ी रस्सी बन गया था और यहाँ पर उसको बल देकर के, रेशम में बड़ी ताकत होती है, उस बल के सहारे, रेशम के रस्सी के सहारे वो सुबह भोर का 3-4 बजे का टाइम था, तब तक वो राजा, पराक्रमी राजा बाहर आ गया
और पति पत्नी दोनों यहाँ से निकल गए और बच गए। ये होती है श्वास की ताकत, ब्रीदिंग की ताकत। जितना गहरा श्वास, जितना आपके सांस को महसूस करेंगे, ये मेरी छोटी सी एक्सरसाइज बताई थी। ये करीब इसको 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट तक इसको खींचा जा सकता है, लेकिन चूंकि सिंबॉलिक क्लास के ऊपर मैंने बताना था, ये वह शक्ति है, ब्रीदिंग की आर्ट है। सांस लेना ज़्यादा तो लोगों को नहीं आता है। इस श्वास के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचते हैं, आत्मा तक पहुंचते हैं। आत्मा का परिभाषा क्या है? इटर्नल परफेक्शन, सतत रूप से परफेक्ट है। इससे बड़ा परफेक्शन कहीं नहीं है, जीरो डिफेक्ट। सिग्मा इफेक्ट देखना है तो उससे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं, यहाँ सिग्मा से भी ज्यादा प्योरिफिकेशन है। इटर्नल परफेक्शन, कांस्टेंट ब्लिस। माँ जैसे बच्चे को आनंद देती है, प्रेम करती है, कांस्टेंट ब्लिस। सेल्फ सफिशिएंट, इतना ताकतवर है, किसी की जरूरत नहीं है, मोदी जी की भी जरूरत नहीं है, आईएसडी एनपी की जरूरत नहीं है, हमारे सक्षम इतने हैं। कांस्टेंट बिलीफ, सेल्फ सफिशिएंट, कंप्लीट वननेस, ये सारी चीजें। और कंप्लीट वननेस जब है तो सारी चीजें हमारे परमात्मा से जुड़ गए हैं। इस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की ताकत है, उनको बढ़ाएं। ये सारी ताकतें हम देख रहे हैं हमारे इसमें मौजूद है। और सबसे सुंदर स्थान, पुष्प सबसे सुंदर माना वहां विराजमान है। देखें उस आत्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को। और जो गंदगी है, जिस प्रकार से मलमूत्र का त्याग करते हैं, इसको भी निकालिए। अगर किसी व्यक्ति में कोई एक इम्प्योरिटी ज्यादा, जैसे गुस्सा ज्यादा आता है, तो आप जो है बाकी चीजें छोड़िए, एक बार कहिए, हे भगवान, ये जो क्रोध है वो नीचे जा रहा है, क्रोध मेरे से विसर्जित हो रहा है, क्रोध नीचे जा रहा है, निकल गया क्रोध। ये अभ्यास करेंगे, वाकई 7 दिन बाद देखेंगे क्रोध आपका चला गया। ये है श्वास की प्रक्रिया, श्वास की ताकत। हम लोग सब भूल गए। ये सब पतंजलि के योग सूत्र में लिखा हुआ, अष्टांग योग में सारी चीजें लिखी हुई, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, समाधि, ये सारी चीजें, लेकिन हम लोग भूल गए। 75 साल में ज्यादा भूले हैं, 1000 साल में कम भूले थे। यहाँ के मुसलमान राजाओं ने, मुसलमानों ने ज्यादा नुकसान नहीं किया हम लोगों का। उन्होंने हमारा धर्म परिवर्तन किया है, हमारे को मारा है, लेकिन हमारी संस्कृति को खत्म तो 75 सालों में हुई है। अब हम आजाद महसूस करें तो देखें, झांकें, आत्मा को स्वरूप बचाएं। ये कुछ बातें थी, इसलिए मैंने डिकोडिंग एथिकल बिहेवियर बाहर से इंपोर्ट नहीं करना, अमेरिका से, हमारे अंदर ही है। जो हम जो चाह रहे हैं, एथिक्स जो हमारे अंदर, जो हम तय करेंगे, उसी को करके चलेंगे, चीजें बहुत सुंदर बनेंगी। आप सुंदर होंगे, आप आनंद बनेंगे। और आप जिस प्रॉब्लम से ग्रसित है, टेंशन, कम्युनिकेशन डेफिसिट, स्ट्रेस, लाइफ हैज बिकम स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस का कारण क्या है? साइकोसोमेटिक कारण, साइकोलॉजिकल। उसने मेरे को ऐसा कैसे बोला यार, उसने आज मुझे नमस्ते नहीं की यार, उसने मेरे देख के हंस दिया, यह आपका स्ट्रेस का कारण बन जाता है। छोड़िए इनको, आपके पास में सत्य, चित्त, आनंद, ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजमान है, बहुत बड़ी ताकत है, इस पे ज्यादा रिलाई करें। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, giving us such a wonderful lecture, mind-opening, eye-opening. What should I say? ठीक है, मैम कुछ कहना चाहेंगे? आप समाप्त कर दें। समाप्त आप कर दें। आपको किस तरह का आपने सेशन में आपको इस फिल्म में कुछ क्या फील हुआ? What do you think? Your views. Any one of you. जिसको बोलना बोलिए। अच्छा सर, मैं तो हमारी जो कोटा की बहन है, हमारी कोटा की जो बहन है अनिता जी, ये बहुत वंडरफुल पर्सन है। ये रेगिस्तान में धूल को बढ़ती, धूल में से इसका तेल निकाल देती है। पीके शर्मा कुछ नहीं है, लेकिन पीके शर्मा अगर आया तो पीके शर्मा का दोहन इस तरह से करो कि उसको कुछ चीज निकाल लें। नंदिनी गुप्ता कोटा की है, 6 लाख रुपए लेती है, वो कहीं विजिट करती है 1 घंटे के लिए, यहाँ एक इतना बड़ा आयोजन करते हैं। ये हमारी कोटा की बेटी की ताकत है, मैं तो ये मानता हूँ। इसलिए मेरे को भी मौका मिला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच अनिता जी, टू ऑल ऑफ यू। और अगर मेरी इस बात का मुझे नहीं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्शन नहीं आता, कोई बात नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट सफर। आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर इस मेरी बात का असर होता है तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी भी किसी आई एम कोलकाता के एस के चक्रवर्ती जो ह्यूमन वैल्यूज पे बात करते हैं, बच्चियां समझते हुए जो एमबीए कर रही है, उन्होंने मुझे 7 दिन की ट्रेनिंग दी थी अपने गुरुकुल में रख करके।
वो मेरे लाइफ में इम्पैक्ट है। मैं मैनेजमेंट का मानता था मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट मैनिपुलेशन, धान धूम अंग्रेजी बोलो, इम्प्रेस करो, शराब पिलाओ, नॉन वेज पार्टी करो, दैट मैनेजमेंट इज टू गेट वर्क डन, हो गया मैनेजमेंट। ये मैं जानता था, लेकिन एस के चक्रवर्ती यहाँ के साथ में लग गया तो उन्होंने मैनेजमेंट ये विदिन है, इसको मैनेज करोगे तो पूरी दुनिया व्यवस्था रहेगी। आपका कोई फीडबैक, कोई सजेशन, ताकि अगली बार कोई बातचीत हो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जब मौका लगेगा यहाँ पर मैं उस मौके को एक्सप्लोर करता हूँ। तो कल मैं जा रहा था शाम को, इन रोक लेके हमारे साथियों के साथ कुछ बात करके जो समम कहीं ना कहीं सर इस तरह के सेशंस आपने तो सही बोला, वेदर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्लेक्ट करे ना करे, बट आपकी पर्सनल लाइफ में जरूर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये वो चीज़ें जो हमें कहते हैं हमें पता है, लेकिन हम शायद हम उनको अपने जीवन में आत्मसात करके उसको यूज़ तो कर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आपको सब पता होता है, सबको पता होता है कि चम्मच से चावल खाना है, लेकिन मम्मी फिर भी बचपन में सिखाती कि बेटा रोटी को ऐसे तोड़ना है, उसको सब्जी में डिप करना है और खाना, ये पता होता है, सबको पता होता है, लेकिन 40 बार आपको सिखाना पड़ता है, बताया जाता है। वही चीज़ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ऐसी जो आपके माता पिता ने आपको जीवन में जरूर बताई है, आपने अपने घर परिवार में जरूर सुनी है। ऑर्गेनाइजेशन में भी जब बात करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आकर हम जब काम करने लगते हैं तो वहाँ पे इस तरह की बातें हमको नहीं बताई जाती, ये हमें वहाँ नहीं सिखाया जाता। लेकिन जो चीज़ें जो हमारे परिवार की वैल्यूज़ है, जो हमने परिवार में सीखा है, जो एथिक्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं ऑलरेडी है, भारतीयों के डीएनए में तो है। जितने भी भारतीय हैं वो जन्मजात हमारे अंदर है, तो उन सबको लेकर आना, और कहीं कहीं जरूरत होता है सर, प्रत्येक हनुमान को एक जामवंत की जरूरत होती है। तो थैंक यू फॉर बीइंग द जामवंत ऑफ आईएससीडी परिवार। एंड है ना, जब तक आपको पता नहीं चलेंगे, हमें पता है ए ऐसे लिखना, लेकिन फिर भी हम एक के बीच में टेढ़ी लाइन लगाकर तिरछी लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। एक में डेटा देता हूँ आपके साथ में, आइंस्टीन के और मेरे आईक्यू में कोई फर्क नहीं है, उनका और मेरा 8 है, उनका 9 डिग्री है। 1 डिग्री पूरे हिंदू, मोदी जी का आईक्यू मेरा आईक्यू बराबर है, बिल गेट्स का आईक्यू भी उतना जितना मेरा है, जितना आपका है, हम सबका बराबर है। किसी का आधा 1% ज़्यादा तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, आइंस्टीन बन जाता है, न्यूटन बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम तो ग्रेट लोग हैं, हम भी ग्रेट कर सकते हैं। एक ही समस्या है कि हमारे जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो राख पड़ी हुई है, इस राख को अगर हम लोग साफ कर, कचरा पूरा हिंदुस्तान में था, मोदी जी का स्वच्छ भारत, जैसे सफाई की सड़कें साफ रहने लगी, तो हम लोग अगर स्वच्छ भारत की तरह से स्वच्छ स्वयं को स्वच्छ आत्मा करने लग जाएंगे तो कचरा निकलता रहेगा, हम लोग अच्छे हो जाएंगे। जब हम सब अच्छे हो जाएंगे तो ताला कुची लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका पंच करने की जरूरत ही नहीं है, एवरीबॉडी विल बी ऑन टाइम। मस्जिद के क्यों 10,000 रुपये खर्च करें, हम लोग काय के लिए ट्रेनिंग कराएं। जब ये संस्कार हम लोगों में माता पिता के यहाँ सीखा है, हम लोग अभी भी करते हैं। खाना देखिए, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, चम्मच से खाना खाते हैं, लेकिन तृप्ति भाव जो माँ के घर का बना हुआ खाना है उसमें मिलता है। आप एक नोट करिए, जिन घरों में बाइयाँ आती है काम करने के लिए, बाई जब रोटी बनाती है और आपकी माँ या पत्नी या बहन बनाती है, फर्क महसूस हो जाएगा, क्योंकि वो रोटी बनाई, उसने पैसा लिया, एग्रीमेंट। माँ जो है, माँ का एग्रीमेंट क्या, माँ का एग्रीमेंट प्योरिटीज का है, सत्व का है, उसका एग्रीमेंट क्या, रजस का है, तमस का है। इसलिए जैसा आप कहेंगे वैसा ही मिलेगा। आप सुबह मंदिर में हाथ जोड़ के पूजा करके शुरुआत काम करेंगे, अच्छा चीजें होंगी, अच्छे लोगों के बीच बैठिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए। अच्छा देखिए, भारतीय म्यूजिक का एक सीधा तरीका है, भारत का जो म्यूजिक है वो आत्मा से चलता है, यहाँ से ऊपर चलता है, और यूरोपियन म्यूजिक है वो नाभि से नीचे चलता है, थिरकता है, उसके पांव थिरकते हैं, आत्मा को टच नहीं करता है वो। तो जब नीचे चलता है तो शराब पीता है, नीचे चलता है तो हाथ पांव चलेंगे और दे विल ओरिएंट टुवर्ड्स रॉन्ग थिंग, इम्प्योरिटीज की तरफ। और जब क्लासिकल डांस करेंगे तो मां सरस्वती के सामने बैठ के ऐसा लगेगा जैसे तांडव नृत्य हो रहा है, तांडव भी आपको आनंद दे रहा है। हमारे पास ऑलरेडी है, चीजें छिपी हुई है, हमको थोड़ी राख जो है उसको ब्रशिंग करने की जरूरत है।